नमस्कार आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज प्रश्नों की संख्या कुल 15 है और 15 प्रश्नों से हम कम से कम अपने 30 से 35 प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न के बाद जो डिस्कशन बताया जाता है वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि प्रश्न होते हैं। तो प्रश्नों के साथ साथ जो संबंधित प्रश्न से डिस्कशन है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रश्न बना रहा हूं सेम यही पूछा जाए। हो सकता है कि जो आपको डिस्कशन में बताई जाती हैं चीजें वहां से प्रश्न आपको देखने को मिले, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो एक एक करके अब प्रश्नों को हम देखते हैं। और सबसे पहला आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका कहां स्थापित किया गया। क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका कहां स्थापित किया गया है, आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। जब भी हमें परीक्षा में प्रश्न देखते हैं या आप दैनिक अभ्यास करते हैं वहां पर प्रश्न देखते हैं, तो कम से कम 2 बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन, और इस एरोमेटिक गार्डन का नाम है सुरभि वाटिका। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुरभि वाटिका कहां पर स्थापित की गई है, तो सुरभि वाटिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन है, उसी का नाम है सुरभि वाटिका। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, 4 राज्यों के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और इन चारों राज्यों में से किसी एक का आपको अपने बेहतर उत्तर के लिए चुनाव करना है। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है ये है उत्तराखंड। इसकी जो स्थापना हुई है ये उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो आप जानते हो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके साथ साथ आप यह भी जानते हो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी। और राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से उत्तराखंड में लगातार बदल रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ये बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में हाल ही में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, इसको भी नोट कर लेना है, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। और ये जो सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड के मसूरी में स्थापित किया गया है। मसूरी में एक संस्थान है जिसको बोलते हैं लवासना। यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे होंगे तो सबकी इच्छा होती है यहाँ पहुंचने की। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ये एकेडमी का नाम रखा गया है, जहां पर IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है, मसूरी लवासना में जो है इसको स्थापित किया गया है, नाम है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है इसका भी शुभारंभ किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है यह स्थापित की गई है रानीखेत में, और रानीखेत भी पड़ता है उत्तराखंड में, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बता दें कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक योजना प्रारंभ हुई है जिसकी शुरुआत किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, नाम है घसियारी कल्याण योजना। और घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत अमित शाह द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी बता दें, नोट करते हुए चलिएगा अतिरिक्त चीजें, कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक प्याज की नई किस्म खोजी गई है, और इस प्याज की नई किस्म का नाम है एलियम, ALLIUM। ठीक है, इसके बाद है नेगियनम। ठीक है, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। एलियम नेगियनम नामक जो है प्याज की एक नई किस्म भी उत्तराखंड में खोजी गई है। आपको प्याज से याद आना चाहिए, पिछले दिनों अलीबाग जो कि महाराष्ट्र में है, अलीबाग के प्याज को
जीआई टैग दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट नामक एक मोबाइल ऐप भी इन दिनों चर्चा में है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो कि सबसे सुभेद जोन में उत्तराखंड स्थित है भूकंपीय दृष्टि से, और इसीलिए यहाँ पर एक भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से नोट किए होंगे। अगला प्रश्न है, यहां पे बोला जा रहा है कि हाल ही में आईआरसीटीसी ने रेलवे संचार के क्षेत्र में किस कंपनी के साथ भागीदारी की है। आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है, यह आपको बताना है। किसके क्षेत्र में? रेलवे संचार के क्षेत्र में। रेल यात्रा के दौरान जो संचार होता है, मतलब यात्रियों को और सुविधाजनक यात्रा का लाभ देने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? व्हाट्सएप, ट्रूकॉलर, फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ट्रूकॉलर। ट्रूकॉलर के साथ आईआरसीटीसी ने समझौता किया है। ट्रूकॉलर की यदि हम बात करें तो ट्रूकॉलर जो है यह स्वीडन बेस्ड एक कंपनी है, और स्वीडन बेस्ड एक और महत्वपूर्ण कंपनी है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है वोल्वो। जो आप बसें देखते हैं भारत में वो ज्यादातर वोल्वो कंपनी की होती है, और ये जो वोल्वो कंपनी है ये स्वीडन की कंपनी है। इसके अतिरिक्त ये छोटी गाड़ियां भी बनाती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आईआरसीटीसी की हम बात कर रहे थे, तो आईआरसीटीसी के बारे में बता दें 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में रजनी हसीजा इसके प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रजनी हसीजा, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपको याद आना चाहिए कि बात हो रही है रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड के बारे में भी हमें जानना है। और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान समय में चेयरपर्सन हैं उनका नाम है सुनीत शर्मा, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। रेलवे की बात हो रही है तो रेल मंत्री कौन है, यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारे जो रेल मंत्री हैं इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी प्रभार है। कहने का मतलब है कि रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे एक ही हैं, नाम है अश्विनी वैष्णव। रेलवे की बात हो रही है तो आपको याद आना चाहिए एक ट्रेन जिसका नाम था वासुकी। वासुकी ट्रेन क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि वासुकी ट्रेन चलाई गई थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई थी। भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई थी, और यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी, सबसे लंबी मालगाड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे 295 वैगन या आप कह सकते हैं 295 कोच इसमें लगे हुए थे। 5 इंजनों के माध्यम से इसको खींचा गया था, और इसकी कुल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए वासुकी के बारे में कि वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी जो 3.5 किलोमीटर लंबी थी, और इसमें 295 कोच या वैगन लगाए गए थे जो कि छत्तीसगढ़ से भिलाई के कोरबा के बीच चलाई गई थी। इतनी जानकारी इस प्रश्न से भी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, प्रश्न के साथ साथ जो अतिरिक्त फैक्ट है बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न हूबहू यही पूछा जाए। इसके जो अतिरिक्त फैक्ट हैं वहां से प्रश्न बनने की ज्यादातर संभावनाएं होती हैं, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको बताएं, रानी लक्ष्मीबाई के वकील कौन थे? अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है, और इस पुस्तक का पूरा नाम आप नोट कर लीजिएगा। इस पुस्तक का पूरा नाम है जॉन लैंग। जॉन लैंग, पुस्तक का पूरा नाम है जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान। वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी, लायर फॉर द रानी। एक पुस्तक का नाम है, पूरा नाम है जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी, लायर फॉर द रानी, ये पूरा नाम है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तानी। ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक इसको लिखा है अमित रंजन ने। किसके द्वारा?
अमित रंजन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और विशेष रूप से ये जो जॉन लैंग जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये महारानी लक्ष्मीबाई के वकील हुआ करते थे। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो उसकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर जॉन लैंग थे। जॉन लैंग ने इस मामले को उठाया था, इसलिए इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है और इनका नाम जुड़ता है महारानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में एक कविता आप अक्सर सुनते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। कई बार पूछा जाता है कि इसकी लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये जो गीत है ये लिखा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, यहाँ पे इसका सही उत्तर है, वकील कौन थे? जॉन लैंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, जॉन यहाँ पे हो गया है, लैंग बी विकल्प में चला गया है, तो इनका पूरा नाम है जॉन लैंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये जो योजना है विशेष रूप से ये हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके संपत्ति में 100 वर्ष से अधिक के वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों को रखने वाले, ऐसे वृक्षों को संरक्षित करने वाले लोगों को यहाँ पर एक निश्चित राशि राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, इसलिए यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा इसका सही उत्तर है। ठीक है, हरियाणा इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें हरियाणा के बारे में कुछ चीजें, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक योजना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान पत्र योजना। और विशेष रूप से ये आधार कार्ड जैसे ही होगा कि इसमें भी कुछ डिजिट होंगे, और यह उन्हीं लोगों का बन सकेगा जिनकी वार्षिक आय, मतलब व्यक्तिगत आय नहीं, मतलब परिवार की वार्षिक आय जो है 1.8 लाख रुपए से कम होगी, और उनका ये परिवार पहचान पत्र बनेगा। और इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं होंगी, चाहे राज्य सरकार की योजना है, चाहे केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ तक कि छात्रवृत्ति की भी जो योजनाएं होंगी, वो आसानी से सुलभता से इन परिवारों को मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें पिछले दिनों हर हित स्टोर भी इन्होंने खोला है, हर हित स्टोर हरियाणा राज्य सरकार ने खोले हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और अभी हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल भी इन्होंने जो है लॉन्च किया है। तो यह भी याद रखना है कि उत्तम बीज पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तम बीज पोर्टल हो गया, हरित स्टोर हो गया, परिवार पहचान पत्र योजना हो गई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना हो गई। ये सभी की सभी योजनाएं मनोहर लाल खट्टर सरकार की योजनाएं हैं, और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है? यहाँ पे 4 विश्वविद्यालयों के नाम दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय, इन चारों में से किसने जीती है यह आपको बताना है। 4 विश्वविद्यालयों के नाम दिए हुए हैं, इन चारों में से किसने जीती है वो आपको बताना है। तो चलिए बताएं कि किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है पंजाब विश्वविद्यालय, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ये जो ट्रॉफी होती है विशेष रूप से मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान समय में हमारे जो खेल मंत्री हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान समय में खेल मंत्री हैं। ये हिमाचल प्रदेश से चुनकर आते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो नाम आप देख रहे हो, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे ये? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और यह भी याद रखना है कि इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं।
तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बता दें, जब बात हो रही है खेलों की, तो अभी हाल ही में रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट हुआ है। क्या हुआ है? रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ है, ये हुआ है सर्बिया में। और इसको जीता किसने है? इसको जीता है एक भारतीय ग्रैंड मास्टर ने, जिनका नाम है पी इनियान। किसने जीता है? पी इनियान नामक भारतीय ग्रैंड मास्टर ने इनको जीता है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, पी इनियान का। और कौन सा खिताब जीता? रूजना जोरा शतरंज चैंपियनशिप, जो कि हुआ था सर्बिया में। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बात हो रही है शतरंज की। शतरंज के बारे में आपको बता दें, शतरंज की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं फिडे। फिडे इसकी गवर्निंग बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर आपको लोजैन शहर में देखने को मिल जाएगा। वर्तमान समय में यदि आप बात करो कि शतरंज के चैंपियन कौन है, वर्ल्ड चैंपियन कौन है, तो आपको याद रखना है मैग्नस कार्लसन का नाम। क्या नाम बता रहा हूं मैं? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये वर्ल्ड चैंपियन है। और आपको बता दें ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो शतरंज के बारे में इतनी जानकारी हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा करंट पढ़ने में, और जब तक रुचि ना हो करंट पढ़ने की, तब तक कुछ भी आप सिर्फ प्रश्नों को देख के यदि आप याद करने का प्रयास करोगे तो चीजें नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा रुचि जगाएं और उस आधार पर पढ़ें, चीजें निश्चित रूप से आपके पक्ष में होंगी, बेहतर होंगी। अगला, प्रमोद भगत हाल ही में चर्चा में थे, या किस खेल से जुड़े हुए हैं? आप जानते हो अभी हाल ही में खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें भारत के आप कह सकते हो सबसे बड़े खेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो विभिन्न खेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है उसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम होंगे, क्योंकि खेल पुरस्कार हैं तो या तो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं या तो इनके कोचों को दिए जाते हैं। तो जो इनको कोचिंग प्रदान करते हैं, जो इनके गुरु होते हैं, उनके साथ साथ खिलाड़ियों को भी ये दिए जाते हैं। अब गुरु को दिए जाने वाला जो पुरस्कार है विशेष रूप से द्रोणाचार्य के नाम से होता है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार हो गया या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, नामकरण इसका कर दिया गया है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। अब एक एक खिलाड़ी आप इस तरह से तो याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला, इनमें से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। पूछा क्या जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि संबंधित खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। तो क्या करना है आपको कि जो भी इस तरह के खिलाड़ी हैं, इससे संदर्भित एक वीडियो भी आएगी आपकी, जो भी खिलाड़ी हैं उनसे खेल आप याद रखिए कि किस खेल से जुड़े हैं। यदि आपके राज्य विशेष से कोई है तो उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आप कर लीजिए, ठीक है। तो विशेष रूप से जो आपके मतलब जिस राज्य से आप संबंध हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यदि उस राज्य से संबंधित किसी भी खिलाड़ी को इन पुरस्कारों में जगह मिली है तो वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर आपको उसको ज्यादा ध्यान देने की, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रमोद भगत की। प्रमोद भगत एक पैरा खिलाड़ी हैं। पैरा खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं। तो पैरा खिलाड़ी हैं तो किस खेल से जुड़े हैं? तो आपको बताते हैं प्रमोद भगत जुड़ते हैं, ये पैरा बैडमिंटन से जुड़ते हैं। तो ठीक है, एक पैरा खिलाड़ी हैं और किस खेल से जुड़े हैं? ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। ए विकल्प इनका सही उत्तर है। आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है प्रमोद भगत की, कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पहले इस पुरस्कार का नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले इस पुरस्कार का नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह
दिया जाता है, यह आपको पता होगा। और यहाँ पे बात हो रही है मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, तो आपको बता दें मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस होता है वो होता है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किन लोगों को यह पुरस्कार मिला है, इसमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं जैसे सुमित अंतिल ये पैरा एथलेटिक्स हैं, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, जिनको यह पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त भी कई खिलाड़ी हैं, वो जब संपूर्ण वीडियो आपकी आएगी तो वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, व्यक्तियों के लिए किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। आपको बता दें कि आप सोचिए पहले कौन सा विकल्प होगा, मैं उससे संदर्भित एक आपको हिंट दे देता हूं कि आपने पिछले दिनों सुना था रटौल आम। रटौल आम जो था इसको जीआई टैग दिया गया था, और रटौल आम जिस राज्य से संबंधित है वही राज्य आपका इनमें से उत्तर है। तो आपको पता होगा रटौल आम जो था ये संबंधित था उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं बागपत। तो ये बागपत जिले से संबंधित था रटौल आम, जिसको जीआई टैग मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें देखें, बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना प्रारंभ की है? वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार की योजना है? 4 विकल्प हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं इनमें से कौन सा सही है। किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना प्रारंभ की है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है? तो आपको बता दें इसकी शुरुआत हुई है गुजरात राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और आपको बता दें पिछले दिनों ई सरकार ऐप क्यों लॉन्च किया था गुजरात सरकार ने? ई सरकार ऐप लॉन्च किया था कागज रहित प्रशासनिक कार्यों के लिए। फिर इन्होंने लॉन्च किया ई नगर ऐप, ये भी आपको याद रखना है कि ये भी गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किए गए। फिर गुजरात सरकार की एक योजना है जिसका नाम है गो ग्रीन योजना, ये भी पूछी जा सकती है कि गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि गो ग्रीन जो योजना है ये विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कामगारों के लिए है, जिसके अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार ऐसे कामगारों को, ऐसे मजदूरों को यदि वे कोई इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करते हैं, तो 50% की उसमें छूट देगी। और ये जो छूट होगी ये 30,000 से अधिक नहीं होगी। मतलब यदि आप कोई बाइक खरीदते हैं इलेक्ट्रिक बाइक और आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, फैक्ट्री में कामगार व्यक्ति हैं, तो आपको 30,000 रुपए की छूट गुजरात में मिलेगी। यह आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंगिका पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? महत्वपूर्ण है, चले बताएं। अंगिका पेंटिंग, इसके कई अन्य नाम भी हैं। कहीं आपको ये अंगिका पेंटिंग के नाम से जाना जाएगा क्योंकि ये अंग साम्राज्य का हिस्सा था ये क्षेत्र, इसलिए इसको अंगिका पेंटिंग भी कहते हैं। इसको मंजूषा चित्रकला भी कहते हैं, मंजूषा चित्रकला भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मंजूषा चित्रकला के साथ आपको याद रखना है इसको स्नैक पेंटिंग भी कहते हैं, स्नैक पेंटिंग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मंजूषा चित्रकला हो गया, स्नैक पेंटिंग हो गया, अंगिका पेंटिंग हो गया, सब एक ही नाम है। विशेष रूप से जो पेंटिंग होती है इसमें कुल मिलाकर
तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, और ये जो तीनों रंग होते हैं ये प्राकृतिक रंग होते हैं, हमारे केमिकल युक्त रंग नहीं होते हैं। तो कहां से संबंधित है, किस राज्य से, ये आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार का एक क्षेत्र है भागलपुर, लगातार चर्चा में रहता है, ये भागलपुर से संबंधित है। और आपको बता दें बिहार का एकमात्र जिला है भागलपुर जहां से 4 जीआई टैग आते हैं, मतलब 4 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हो गया अंगिका पेंटिंग या मंजूषा चित्रकला, दूसरा आपका आ गया भागलपुर का शिल्प नहीं बात हो रही, यहाँ पे शिल्प की बात हो रही है। इसके बाद आपका आ जाता है कतरनी चावल, ये भी यहीं का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कतरनी चावल के बाद आपका आ जाता है जरदालू आम, ठीक है। तो जरदालू आम, कतरनी चावल, भागलपुर का सिल्क और अंगिका पेंटिंग, ये चारों के चारों भागलपुर से संबंधित हैं। भागलपुर से कुल 4 जीआई टैग मिले हुए हैं। भागलपुर जिले की पहचान जो है यदि हम देखें तो इन जीआई टैगों के माध्यम से पूरे भारत में एक नए दृष्टि से यदि हम देखें तो भागलपुर का परिचय होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, लवलीना बोरगोहेन हाल ही में चर्चा में थी, यह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा था एक अन्य खिलाड़ी के बारे में, उसी समान एक दूसरे खिलाड़ी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, लवलीना बोरगोहेन। आप जानते हैं नाम इनका काफी फेमस है, काफी फेमस खिलाड़ी है, ये महिला खिलाड़ी है। और आपको बता दें यह एक मुक्केबाज है और मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है और असम से संबंधित है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उसमें इनका भी नाम शामिल है। मतलब लवलीना बोरगोहेन को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम की एक मुक्केबाज हैं, ये विकल्प इनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनजातियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किस राज्य में 29 संग्रहालय बनाए गए हैं? जनजातियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किस राज्य में 29 संग्रहालय बनाए गए हैं, आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं इनमें से कौन सा सही है, आपको बता दें इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर के बारे में आपको बता दें, इम्फाल यहाँ की राजधानी है, इतना तो बेसिक आपको पता होगा। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 प्रमुख जनजातियां हैं, जिनमें से 2 जनजातियां ऐसी हैं जो पहाड़ियों पर निवास करती हैं और एक जनजाति प्रमुख है जो घाटी में निवास करती है। घाटी में निवास करने वाली जो जनजाति है उसका नाम है मीतेई, और 2 जो जनजातियां ये पहाड़ियों में निवास करती हैं इनका नाम है नागा और कुकी। क्या नाम है? नागा और कुकी। ये 2 जनजातियां हैं जो पहाड़ियों में निवास करती हैं। तो 3 प्रमुख जनजातियां आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त दर्जन भर अन्य जनजातियां भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन 3 प्रमुख है नागा, कुकी और मीतेई। ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें मणिपुर के कुछ उत्सव हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कांगो उत्सव, और कांगो उत्सव को ही बोलते हैं रथ यात्रा। तो रथ यात्रा या कांगो उत्सव एक ही है और ये मणिपुर का त्योहार है। इसके बाद इसी उत्सव के दौरान एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है लायन नृत्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए लायन नृत्य कहां से संदर्भित है तो आप बताओगे मणिपुर से संबंधित है। यहाँ का एक अन्य त्योहार है जिसको बोलते हैं लाई हरोबा, ये आपको याद रखना है, लाई हरोबा। लाई हरोबा के बाद यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है, संगई महोत्सव। और जानते हो आप संगई एक विशेष प्रकार का हिरण है जो कि मणिपुर में पाया जाता है। इसके साथ साथ माई नृत्य यहाँ से संदर्भित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। रेडियोग्राफी से आप संबंध समझिए एक्सरे, ठीक है, जो आप एक्सरे कराते हैं जिसमें शरीर के आंतरिक भागों की एक चित्र फिल्म प्रदर्शित की जाती है, उसी की बात हो रही है। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर। आप यह भी जानते होंगे कि कोरोना काल में रेडियोग्राफी का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है और इससे बहुत मदद हमें मिली है, क्योंकि आप जानते हो जब हम फेफड़ों की स्कैनिंग करते थे, एक्सरे कराते थे, तो हमें कोरोना के बारे में पता चलता था, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिलती थी। तो कोरोना काल में निपटने में वैश्विक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए यह दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें यह प्रत्येक वर्ष
8 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर इसका सही उत्तर है। 2012 से इसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 नवंबर 1895 को 8 नवंबर 1895 को एक्सरे या एक्स रेडिएशन की खोज की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 8 नवंबर के दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है एक वैज्ञानिक का नाम, इनका नाम है विल्हेम कोनराड और रोंटजेन। ठीक है, विल्हेम कोनराड रोंटजेन इनका नाम है, यह आपको पता होना चाहिए। 1901 में, वर्ष 1901 में, मतलब खोज के 6 वर्षों के बाद इनको अपनी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब कोई दिवस होता है तो वो महत्वपूर्ण होता है, तो इसके संदर्भ में जितनी जानकारी आप एकत्र कर सके उतना किया करें। ठीक है, कहीं से पढ़ाया जाता है, मान लीजिए मैंने पढ़ाया है और मैंने डिटेल में नहीं बताया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग कर लें, क्योंकि चीजें तभी और बेहतर होती हैं जब अध्यापक के अलावा आप स्वयं भी मेहनत करते हो, तो चीजें आपकी और बेहतर होती हैं। चलिए इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा संगठन सिख फॉर जस्टिस किस देश से संबंधित है? सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने उस संबंधित देश से निवेदन किया है कि सिख फॉर जस्टिस संस्था पर प्रतिबंध लगाया जाए, और ये जो संस्था है ये संबंधित है कनाडा से। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। चलिए, नेल्सन मंडेला, एक तो आपने सुना था नोबेल शांति पुरस्कार, यहाँ पे बात हो रही है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, वो जो नोबेल शांति पुरस्कार था वो अलग था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, तो यहाँ पे आपको नाम बताना है कि इनमें से किसे इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बताएं किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है ए विकल्प पे नाम है अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिसका नाम है मोरल ग्रुप। मोरल ग्रुप आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनके द्वारा लगातार पिछले 14 वर्षों में उद्यमियों के विकास के लिए कार्य किया गया। सभी युवाओं को रोजगार सृजन में मदद दी गई, तो इनके द्वारा जो बेहतर कार्य किया गया है उसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बात यहाँ पे संबंधित है नेल्सन मंडेला से, तो इसको भी देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, यह आपको पता होना चाहिए। इनकी एक आत्मकथा है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, उसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपने जीवन के कुल 27 साल जो है जेल में बिताए थे। 27 साल इनका जो जीवन था वो जेल में बीता था। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीका के गांधी से इनको जो है एक प्रकार से नामित किया गया, इनको पदवी दी गई है, यह भी आपको पता। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इन 15 प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं से भी नाम आप सर्च कर लीजिएगा कुलिंदर सिंह यादव, और टेलीग्राम से जुड़कर आपका कोई भी डाउट है वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।